हेलो फ्रेंड्स, सीए प्रतीक दिस साइड। आज जिस टॉपिक के साथ मैं आया हूँ और जिस ब्रांड के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो हमारा हर दिन का ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा कोई किचन नहीं होगा जिसमें इसका प्रोडक्ट नहीं होगा। हमारा ऐसा कोई मील नहीं होगा जिस पे ये नहीं होगा। इसके बिना तो हम जैसे मिडिल क्लास, स्पेसिफिकली मिडिल क्लास लोगों का तो जीवन अधूरा है। जी हाँ, मैं एचयूएल का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ रुचि सोया का बात। रुचि हम लोग, मैं उड़ीसा का हूँ और हम लोग बचपन में एक ऐड देखा करते थे। वो हमारा उड़ीसा का बहुत फेमस दो कॉमेडी आर्टिस्ट थे, वो लोग ये ऐड करते थे और हम बचपन में जब भी ये ऐड देखते थे बहुत खुशी होता था हमको। और तब से मैं इस ब्रांड को जानता हूँ कि हाँ कुछ तो है रुचि बोल के। ये ब्रांड का भी स्टोरी क्या मस्त है, एकदम साफ सीढ़ी के माफिक। फ्रॉम 1986 एक बहुत हम्बल बिगनिंग के साथ ये इंदौर में शुरू हुआ। फिर ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एडिबल ऑयल प्रोड्यूसर बना। 1986 टू 2012 इसका जर्नी एकदम मक्खन के तरह था। बहुत ही स्टेबलाइज, बहुत ही अच्छा। कभी कभार थोड़ा बहुत लॉसेस होता है, दैट डजंट मैटर, बट 1986 से अप टू 2012 इसका जर्नी बहुत बढ़िया चला। बहुत 2011 तक बहुत बढ़िया चला। पर ऐसा क्या हुआ कि रुचि सोया, जिसको हम अभी भी इस्तेमाल करते हैं, जो हर घर में छाया हुआ है, ऐसा क्या हुआ उसके साथ कि वो डाउन हो गया? ऐसा क्या हुआ उसके साथ कि उसको सर्वाइवल का लड़ाई लड़ना पड़ा? ये सब जानेंगे हम इस सेशन में। चलिए सब शुरू करते हैं। 2012 में क्या हुआ? अच्छा, रुचि सोया क्या करता है? सोयाबीन ऑयल बनाता है, कैस्टर ऑयल बनाता है, अलग अलग तरह का ब्रांड ऑयल बनाता है, सनफ्लावर ऑयल बनाता है। तो बहुत तरह का इसका प्रोडक्ट है, ऑयल है, सोयाबीन बनाता है, अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट्स बनाता है। 2012 में क्या हुआ? जिस जिस जगह में सोयाबीन जो प्रोड्यूस होता है वहाँ पे क्या हुआ, 3 साल 2011-12 के आसपास, एक साल बहुत ही, मतलब वो होता है ना, जल ज़्यादा हो जाए तो विनाश कर देता है। तो वहाँ पे वही हुआ, मानसून इतना ज़्यादा आया कि क्रॉप सब डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये लोग सोचे कि चलो इस बार तो नहीं हुआ, नेक्स्ट अच्छा बारिश होगा। नेक्स्ट 2 साल बारिश आया ही नहीं। इंडिया का मानसून तो ऐसा ही है, कभी आता है तो इतना आता है कि सब डुबा देता है और कभी नहीं आता है तो नहीं आता है। तो इसके कारण सोया प्रोडक्शन कम हो गया, जिसके कारण इन लोगों का जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है, इनका जो प्लांट कैपेसिटी है वो यूटिलाइज नहीं हो पाया। और सोने पे सुहागा क्या हुआ उस टाइम? मलेशिया और इंडोनेशिया ये दोनों जो कंट्री है, यहाँ का गवर्नमेंट इन लोगों को सब्सिडी दे रहा था कि आप लोग जो है सोया ऑयल हो या कोई भी तरह का एडिबल ऑयल हो वो आप एक्सपोर्ट करें और हम आपको सब्सिडी देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट इंडोनेशिया में एक ऑयल बना जिसका कॉस्ट है 80 रुपया, इंडिया में एक ऑयल बना जिसका कॉस्ट है 80 रुपया। हम थोड़ा सा प्रॉफिट ऐड करके बेचेंगे, हमने बेचा 90 रुपया में। इंडोनेशिया में जो ऑयल बना 80 रुपया में, उनका गवर्नमेंट बोला मैं हमको 10 रुपया सब्सिडी दे रहा हूँ। सब्सिडी 10 रुपया दे दिया, मतलब उसका कॉस्ट कितना पड़ा? 70 रुपया। वो प्रॉफिट ऐड किया, 80 में छोड़ दिया मार्केट में। इंडिया में एक्सपोर्ट में 5 रुपया पकड़ लो एक्सपोर्ट चार्जेस, 85। हम कितना में बेच रहे हैं? 90 में। किसका ऑयल लोग खरीदेंगे? ऑब्वियसली उनका ऑयल खरीदेंगे। तो वही हुआ 2012 में। मलेशिया और इंडोनेशियन गवर्नमेंट सब्सिडी दे दी, जिसके कारण एक तो हमारा प्रोडक्शन लो था सोया का, दूसरा मलेशिया और वहाँ से इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ कि इंडियन मार्केट में जो चीप ऑयल आ गया और हमारा ऑयल का प्राइस ज़्यादा था। तो इंडिया जो है बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव है। तो हम लोगों ने क्या चूज़ किया कि नहीं भाई, अपने को तो वो ऑयल ख़रीदना है जो वहाँ से आता है, इसको कौन ख़रीदेगा। कट टू 2015, इन लोगों ने सोचा 2012, 13, 14 यहाँ पे तो इनको मानसून ने मार दिया, इनका प्रोडक्शन ये हो गया। और मलेशिया और इंडोनेशिया इन दोनों ने इनका तो हालत ख़राब कर दिया था। अब इन लोगों ने सोचा कि चलो
सोया नहीं सोया जो है वो प्रोडक्शन नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हम क्या करेंगे, हम कैस्टर ऑयल पे शिफ्ट कर जाएंगे। कैस्टर ऑयल, जो लोग उड़ीसा से हैं उनको बता दूँगी, जोड़ा तेल होता है कौन थी, कैस्टर ऑयल जो होता है वहाँ से, उसका सीड से हम लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, उस पर हम लोग बेट करेंगे। अब कैस्टर ऑयल्स में हुआ क्या, ये लोग क्या करते थे पहले, कैस्टर ऑयल के फ्यूचर में ट्रेड करते थे। किस पे ट्रेड करते थे, कैस्टर ऑयल के फ्यूचर में। अब आप लोग बोलेंगे फ्यूचर क्या है, सोचिए ये एक बेटिंग है। सोचिए कैस्टर ऑयल छोड़ दीजिए, अब सोचिए गोल्ड प्राइस है। मैं बोला, मेरा एक दोस्त से, अरे पता है 3 साल बाद 3 महीने बाद गोल्ड प्राइस कितना होगा, वो बोला आज 47,000 में ट्रेड कर रहा है, तो 3 साल बाद 52,000 होगा। तो मैं बोला ठीक है, मैं बोलता हूँ 52,000 नहीं, इससे कम होगा। तो बोला ठीक है, अगर 52,000 से ज़्यादा होगा तो तू मेरे को पैसा देना, अगर 52,000 से कम होगा तो मैं तेरे को पैसा दूँगा। तो ये ऑयल, ये फ्यूचर मार्केट भी कुछ ऐसा है। डिटेल में मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो ये लोग क्या किए होंगे, फ्यूचर में ये लोग बहुत, कैस्टर ऑयल फ्यूचर जो होता है कमोडिटी मार्केट, वहाँ पे ये लोग अपना बहुत पोजीशन ओपन रखे हुए थे। ये प्राइस क्या हुआ ना, अचानक से क्रैश हो गया। 2014-15 के अराउंड कैस्टर ऑयल प्राइस अचानक से क्रैश हो गया, जिसके कारण इन लोगों ने जितना भी ओपन पोजीशन रखा था इसको ये लोग लिक्विडेट नहीं कर पाए। मतलब सोचिए, मैं और मेरा दोस्त, मैं क्या बोला था, अगर प्राइस गिरेगा तो वो मुझे पैसा देगा, और बढ़ेगा मैं उसको पैसा दूंगा, क्योंकि मैं क्या बोला था, प्राइस गिरेगा, अगर उल्टा होगा तो ही मैं उसको पैसा दूंगा ना। तो सोचिए प्राइस इतना बढ़ा कि मैं उसको लिक्विडेट नहीं कर पाया। अगर प्राइस 52,000 से 54,000 हो गया और मैं बोला कि बस 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 और बढ़ने नहीं दूँगा, ये 2,000 रख और मैं लिक्विडेट कर रहा हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म, तो मेरा 2,000 का लॉस। पर प्राइस एकदम से अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, 60 पहुँच जाए, मेरे को कितना लॉस हो जाएगा, 8,000 का लॉस एकदम से। तो ये लोग क्या किए, प्राइस एकदम से इतना क्रैश कर गया कि इन लोगों को लिक्विडेट करते करते इतना बड़ा लॉस इनको हो गया। अब इतना बड़ा लॉस जो इनको हो गया, ये इनका वर्किंग कैपिटल और इनका जो नेटवर्थ है इसको बहुत ज़्यादा हैम्पर कर गया। ये जो लॉस, ये बहुत बड़ा लॉस हो गया था इन लोगों को, हज़ारों करोड़ में लॉस हो गया था। तो इन लोग क्या किए, इन लोगों का जो वर्किंग कैपिटल नीड, वो जो पैसा था इनको यहाँ पे देना पड़ा, तो इनको क्या करना पड़ा, फिर लेना पड़ा, लोन लेना पड़ा। मतलब अचानक से इनको इतना लोन लेना पड़ा कि धीरे धीरे इनका लोन जो है एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और उसी टाइम पे सेबी ने भी इनको बैर कर दिया था कि नहीं भाई, तुम लोग ट्रेड नहीं कर सकते कमोडिटी मार्केट में, तुम लोगों ने तो कार्टेल फॉर्म किया है। इसमें एक अलग वीडियो बन सकता है कि ये लोग कैसे मैनिपुलेट किए थे, कैसे कार्टेल फॉर्म किए थे, तो उस डिटेल में हम नहीं जाते हैं। रुचि ने ऐसा कुछ किया था जिसके कारण इसको बैन कर दिया गया, जो कि सही नहीं था, जो कि इलीगल था। ये इनका हो गया, जो बोलते हैं ना, आसमान से गिरे और खजूर में अटके। ये सोचे थे कि सोयाबीन प्रोडक्शन क्या हुआ, कम हुआ तो क्या हुआ भाई, हमारे पास कैस्टर ऑयल है। कैस्टर ऑयल बोला भाग यहाँ से, मैं भी नहीं हूँ तुम लोगों के साथ। ये भी इनको धोखा दे गया। तो इन लोगों ने बोले चलो, इसमें ये धोखा दिया तो दिया, हमारे पास तो गौर गम है। अच्छा, तुम लोग बोले ये गौर गम क्या है, ये बबल गम तो नहीं है? नहीं, ये बबल गम नहीं है, ये गौर गम है। ये गौर गम क्या होता है? गौर गम जो है वो एक सीड से बनता है। अब मुझे भी नहीं पता वो कैसा दिखता है, क्या सीड है। समझ लो एक कोई एक सीड है, धान होता है, जैसे बाजरा होता है, उसमें उसे जैसा कोई सीड है, वहाँ उसमें से गौर गम बनता है। तो ये लोग गौर गम बना रहे थे। गौर गम क्या होता है ना, ये किस चीज़ में यूज होता है मैं आपको बता देता हूँ। जब आप लोग सेल गैस निकालते हैं, जब कोई कंपनी सेल गैस निकालता है, तो उसमें ये जो गौर गम है इसको यूज किया जाता है एज ए थिकनिंग। मतलब जो कहते हैं गाढ़ा करता है, ये पानी में या कोई भी चीज़ में इसको मिला दो, ये उसको गाढ़ा कर देगा। तो इसको वहाँ पे यूज होता है किसी चीज़ में। तो सेल गैस कंपनीज जो है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड था गौर गैस का, और इंडिया इतना ज़्यादा डिमांड था कि सभी कूद पड़े इस बिज़नेस में। मतलब तुम इमेजिन करो, टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन का 90% गौर गम प्रोडक्शन कौन कर रहा था? इंडिया कर रहा था। तब तक ठीक था, अच्छा चल रहा था। इन लोगों ने बहुत हेवीली इन्वेस्ट कर दिया था उसमें, क्योंकि उनको यहाँ पे लॉस हो गया था। तो इन्होंने सोचा कि चलो इसमें तो बूम आया हुआ है, इसमें हम लोग कूद जाते हैं। उसी वक्त क्या हुआ, ऑयल प्राइस क्रैश हो गया। आप लोग अगर जानते होंगे तो 2014 में ऑयल प्राइस क्रैश हो गया था, जब हमारा मोदी गवर्नमेंट आया था।
तब ऑयल प्राइस $160 पर बैरल से $50 में आ गया था। इतना बड़ा क्रैश आया था। उसके कारण गौर गम का जो डिमांड है वो घट गया। आप बोलेंगे कैसे 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 घटा? आपने बोला था कि गौर गम यूज होता है सेल गैस में, और यहाँ ऑयल प्राइस गिरा है, तो क्या संबंध इन दोनों में? बताता हूँ। आप चाय और कॉफ़ी का बारे में सुने? अगर चाय का कॉफ़ी का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो लोग क्या पियेंगे? चाय। सुना है ये बात कि चाय और कॉफ़ी जो होता है ना, सब्स्टिट्यूट होता है ना? तो वैसे ही सेल गैस लेट उसका पर लीटर पड़ता था कितना? 70 रुपया। ऑयल पड़ता था 80 रुपया, या ये 60 रुपया, ये 70 रुपया। ऑयल ज़्यादा था। अब ऑयल जैसे ही कम होके, आपको क्या बोला मैं कि 60% क्रॉस कर गया, मतलब वो गिर के 40-50 रुपया में आ गया। अब लोग क्यों सेल गैस यूज करेंगे? वो क्या यूज करेंगे? ऑयल यूज करेंगे, है कि नहीं? अब जब लोग सब ऑयल यूज करने लग जाएंगे तो सेल गैस का डिमांड तो वैसे भी घट जाएगा। सेल गैस का डिमांड घटा, उसका प्राइस घटेगा। उसका प्राइस घटा तो लोग प्रोड्यूस ही क्यों करेंगे? क्योंकि जो लोग नया नया बिजनेस स्टार्ट किए होंगे, तो माइनिंग करने जाओगे, तुम्हारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट ह्यूज आएगा, ब्रेक इवन होने में बहुत टाइम लगेगा, है ना? जो लोग बहुत पुराने प्लेयर होंगे वो लोग ब्रेक इवन कर चुके होंगे, फिक्स्ड कॉस्ट उठा चुके होंगे, तो वो लोग कम में बेच सकते हैं, पर तुम नहीं बेच सकते कम में, जो लोग नए नए प्लेयर हैं। सो इन कौन लोगों को लॉस हुआ? क्योंकि बहुत ज़्यादा नया प्लेयर थे सेल गैस मार्केट में, तो उन लोगों को लॉस हो गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनका ब्रेक इवन हुआ नहीं था, तो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि वो बेच नहीं सकते थे कम में। तो उन लोगों ने फिर, अच्छा ये जो गौर गम है वो यूज किस में होता था? वो होता था सेल गैस प्रोडक्शन में। अब सेल गैस प्रोडक्शन ही धक्का लग गया तो वो तो प्रोडक्शन होगा नहीं, रुक गया, तो उसके कारण गौर गम जो है उसका प्रोडक्शन भी, उसका जो डिमांड है वो भी रुक गया। अब इंडिया में सब लोग गौर गम, चलो गौर गम बनाते, अरे तो क्या बना रहे? मैं तो वो कुरकुरे का, अरे पागल है क्या, गौर गम का फैक्ट्री लगा, पता नहीं यूएसए में कितना डिमांड है, ऐसे चल रहा था, सब लोग गौर गम प्रोडक्शन फैक्ट्री लगाए जा रहे थे। मतलब उस वक्त 12,000 से 15,000 करोड़ का वर्क इन प्रोग्रेस था, फैक्ट्रीज जो बन रहा था गौर गम प्रोडक्शन के लिए, जबकि वो जो प्रोडक्शन है वो क्रैश कर गया। अच्छा, इससे क्या क्या इम्पैक्ट हुआ आप देखिए। एक, ऑयल प्राइस क्रैश करने से क्या हुआ? ऑयल प्राइस तो क्रैश हुआ ही, गौर गम का प्रोडक्शन क्रैश हो गया। उससे इंडिया का जो कंपनीज है, जो लोग भारी ब्याज पे लोन उठाए रखे थे बैंक से, क्योंकि उनको पता था कि हम लोग बहुत प्रॉफिट कमा लेंगे बेच के। अब प्रॉफिट कैसे कमाएंगे जब सेल ही नहीं कर पाएंगे? तो यहाँ पे क्या होगा, ये लोग जितना बैंक से लिए हुए थे सब डिफ़ॉल्ट करेंगे, बैंक का एनपीए बढ़ेगा। अच्छा, उस साल गौर गम का प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा हुआ था, लेकिन डिमांड ही घट गया। तो जो फार्मर लोग थे वो लोग बहुत, उनके पास ढेर लगा पड़ा था गौर गम का, पर वो बेचे किसको? लेने वाला तो कोई नहीं है। तो उन लोग क्या किए फिर इसको, मतलब बहुत सारा फार्मर्स बोले कि ये फिर उस फसल से दूसरा फसल में शिफ्ट हो गया। जैसे धान का डिमांड कम हो गया तो मैं बाजरा में शिफ्ट हो गया, तो उस तरह से ये लोग और गम को छोड़ के किसी दूसरे फसल में शिफ्ट हो गए। देखिए कितना इम्पैक्ट पड़ा, सीधा ऑयल से गैस टू इंडियन कंपनीज टू इंडियन बैंक टू एग्रीकल्चर, पूरा का पूरा इकोनॉमी को हिला दिया। आपको पता है, मतलब आश्चर्य होंगे, ये 2014 से पहले गौर गम पर केजी 300 रुपया था, और इस क्रैश का बाद गौर गम पर केजी 40 रुपया में आ गया। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा क्रैश था, 40 रुपीज़, इतना बड़ा क्रैश था, एकदम 40 रुपीज़ में आ गया। अब ये सारा चीज़ रुचि के साथ हुआ, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ इसको, मिसफॉर्च्यून बोलूँ या, देखिए ये चीज़ तो मिसफॉर्च्यून है ऑब्वियसली गौर गम वाला, बट वो जो इन लोगों ने ट्रेड किया हुआ था कैस्टर सीड में इन फ्यूचर मार्केट, दैट I mean that definitely not a misfortune, that's their lack of, okay, what I say, lack of knowledge or lack of intensity or whatever you can say. They must be care, they must be prudent when you are trading in future market. It might make a hole in your pocket, so you must be very very careful. So that's their fault, they should have been careful. Now after that they became loss making, they couldn't service their debt, so all the bank, the financial creditors, अच्छा what is financial creditor, आप लोग पूछे फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन है? जो लोग फाइनेंस देते हैं वही है फाइनेंशियल क्रेडिटर। अच्छा, ऑपरेशनल क्रेडिटर कौन है? जो ऑपरेशन के लिए का पैसा देते हैं, जो वर्किंग कैपिटल देते हैं, ये सब जो देते हैं वो लोग हैं
ऑपरेशनल क्रेडिटर जो मैं जिससे गुड्स खरीदा, जिसको गुड्स बेचा, ये जिससे गुड्स खरीदा, जिससे रॉ मटेरियल ये सब खरीदा, ये लोग मेरा ऑपरेशनल है। जो मेरे को लोन दिए ये सब मेरा फाइनेंशियल क्रेडिटर है। तो जब मैंने उनको लोन नहीं चुका पाया, ये लोग इंसॉल्वेंसी फाइल कर दिए। इंसॉल्वेंसी क्या है? जब कोई कंपनी पैसा नहीं दे पाता उसका क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर जाके कोर्ट से बोलता है भाई इसको बंद करो, ए भाई इसको बंद करो और इसका जो एसेट वैसेट है सब बेचो और मेरे को पैसा दो। तो इंसॉल्वेंसी कुछ ऐसा है, आप लोग पढ़ेंगे तो डिटेल में जानेंगे, मैं उसका डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। जो लोग सीए फाइनल में और सीए हैं वो लोग जान पाएंगे इंसॉल्वेंसी में ये लोग गए। तो इंसॉल्वेंसी में जाने के बाद फिर वहाँ पे अदानी और पतंजलि ये दोनों ने बीड किया। अदानी ने बीड किया था पतंजलि से ज़्यादा, पर क्योंकि डिले हुआ बहुत इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में, कम से कम 2 साल लग गया था। 2017 टू 2019 में जाके फाइनलाइज हुआ, तो वो लोग फिर विड्रॉ कर लिया अपना बीड। फिर लास्ट में वो मिला किसको? वो मिला पतंजलि को। पतंजलि ने 4350 करोड़ में इसको खरीद लिया। उसमें से 3250 डेट था, 1150 इक्विटी था। मैंने इक्विटी का जो ब्रेकअप है उसका एक फ़ोटो शेयर किया है, आप लोग देखिए, उसमें इक्विटी का ब्रेकअप दिया हुआ है। तो आज वो रुचि कंपनी किसका है? पतंजलि का है। पतंजलि उसका ओनर है। तो ये लिस्टेड था स्टॉक मार्केट में, इसका प्राइस एकदम क्रॉस कर गया था। फिर इसको डीलिस्ट कराया गया, फिर रीलिस्ट कराया गया। जिस दिन वो रीलिस्ट हुआ शायद 17 रुपये के करीब था इसका प्राइस, 17 से 18 अगर मैं सही हूँ। और वहाँ से ये प्राइस एकदम जंप करके आज के डेट में 542 है। आज टुडे ओनली इसका लोअर सर्किट लगा है। आज की डेट में इसका प्राइस है 542। सोचिए आप, कितना दिन हुआ होगा इसको लिस्टेड हुआ? 5-6 महीना, 4-5 महीना कुछ ऐसा हुआ है, 5 महीना मैक्स। 5 महीने में एक शेयर 17-18 रुपये से डायरेक्ट कहाँ पहुँच गया? आपका 542.7 में पहुँच गया। सोचिए क्या प्रॉफिट है। ये होता है आप जब मतलब कोई स्टॉक जिसमें बेनिफिट होता है, जिसमें फंडामेंटल्स अच्छा होता है, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। आप सोचेंगे ये कैसे हुआ? रुचि को ख़रीद लिया पतंजलि ने, और पतंजलि ने बहुत सारा इम्प्रूवमेंट किया, एफिशिएंसी इम्प्रूव किया। मतलब कहाँ उसका 24 करोड़ ना कितना था प्रॉफिट बिफोर टैक्स, शायद 24 करोड़ ना कितना था 19 अप्रैल में, और आज के डेट में 2020 में उसको 154 करोड़ तक ले गया है। तो सोचिए कितना बड़ा रिवैम्प किया होगा, कितना बड़ा री इंजीनियरिंग किया होगा पूरा प्रोसेस में। और मैं हैट्स अप टू पतंजलि कि वो इस ब्रांड को बचाए रखा। इस ब्रांड के लिए हम सबके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है, इसको हम बचपन से देखते आए हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि एक ब्रांड बच गया और आज बहुत ही अच्छा लेवल पे और बहुत अच्छा कर रहा है, और होपफुली ये बहुत आगे भी बहुत अच्छा करेगा। मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग इस कोरोना में सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और ये वीडियो से आप लोगों को सीखने मिला होगा। धन्यवाद।